नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आज की बात की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। ज्ञानवापी विवाद पर जिला जज को इस पूरे केस को ट्रांसफर किया गया है और अगले 8 हफ्तों तक जिला जज को सुनवाई पूरी करनी होगी। ये बड़ी खबर है। सुनवाई पूरी होने तक शिवलिंग वाला जो पूरा एरिया है उसके सील भी रहने की खबर है और आज दोनों पक्ष के वकील जिला जज को अप्रोच कर सकते हैं। आगे की तारीख के लिए दोनों पक्ष के वकील जिला जज को अप्रोच कर सकते हैं। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को अगली सुनवाई तय कर दी है। तो देखिए, कल 3 बजे एक बड़े फैसले पर निगाहें टिकी थी और वो कुछ इस तरीके से है कि वाराणसी ही रहेगा ये पूरा ज्ञानवापी मसला। जिला यानी सिविल कोर्ट से ही सारी सुनवाई करनी होगी। 8 हफ्तों का वक्त जरूर दिया गया है जिस दरमियान ये सुनवाई करनी होगी और जब तक सुनवाई हो रही है शिवलिंग वाला एरिया सील रहेगा। ज्ञानवापी पर सुप्रीम डेडलाइन, 8 हफ्ते का काउंटडाउन शुरू। वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में जिरह हाई। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, वाराणसी कोर्ट का सहारा। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, इस बात का फैसला अब वाराणसी के जिला जज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केस अब वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा 8 हफ्ते तक 17 मई का सुप्रीम कोर्ट वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में लंबी दलीलें रखी गई, तकरीर हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो मामले में सुनवाई अब तक बनारस की सिविल कोर्ट में हो रही थी, अब तमाम सारे मामलों की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के आदेश को भी अंतरिम आदेश के रूप में लागू रखा है। यानी कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उस स्थान की सुरक्षा वाराणसी के जिलाधिकारी करें और इसके साथ साथ जो नमाज है उस पर किसी भी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में करीब 3 बजे सुनवाई शुरू हुई, जो करीब 1 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन जब तक चली तब तक कोर्ट के अंदर खूब गहमा गहमी हुई। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों को निरस्त करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जिला कोर्ट को यह आदेश नहीं दे सकते कि वो कैसे काम करे। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट लीक होने का भी मुद्दा उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट सीधे जिला जज को देनी चाहिए थी। गौरतलब है कि स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने सर्वे की रिपोर्ट तैयार की थी, जो मीडिया में लीक हो गई। 10:15 में चूंकि मैंने रिपोर्ट ये सबमिट कर दी थी, उसके बाद माननीय सिविल जज कोर्ट में ये दाखिल था। उसके बाद अगर कुछ हुआ हो तो जानकारी नहीं, अभी उसके पहले तक कोई लीक नहीं हुआ था। 10:15 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये दाखिल हो गया था। कोर्ट में एक ऐसा वक्त भी आया जब दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल हिंदू पक्ष मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है, लेकिन जब कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को फव्वारा बताया तो हिंदू पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया। वहीं एक सवाल मालिकाना हक का भी आया, जिस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि उन्होंने पूजा का हक मांगा है, मालिकाना हक नहीं। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए वाराणसी जिला जज को केस ट्रांसफर कर दिया कि मुस्लिम पक्ष कभी भी सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर जिला अदालत से राहत नहीं मिलती तो दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने 2 बड़ी बातें कही। पहली, शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए और दूसरी, नमाज में किसी भी तरह की बाधा न आने दी जाए, मतलब किसी भी पक्ष की भावना को ठेस न पहुंचे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था 16 मई का, वो बरकरार रहेगा। तीसरी बात, जो उनका वजू के लिए वो अरेंजमेंट मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा उसके लिए अरेंजमेंट किया जाए। पर जो 16 मई का ऑर्डर है
सुप्रीम कोर्ट का उस एरिया को सील करने का वो बरकरार रहेगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है 7/11 की, वो भी प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी। ये 4 बातें मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं। लेकिन जुमे की नमाज से पहले काशी में काफी हलचल रही और यह हलचल उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अता करने वालों की भीड़ लग गई, क्योंकि आमतौर पर 400 लोग आते थे, लेकिन इस शुक्रवार को यह आंकड़ा 1000 के पार चला गया। भीड़ आपके सामने आप देखिए, यहाँ पर आपको ज़बरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। इस जो ज्ञानवापी द्वार है, गेट नंबर 4 है, यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़, भारी भीड़ के बीच यहाँ पर नमाज अदा करके लोग निकल गए हैं। कैमरे में, मोबाइल कैमरे में कैद करने का प्रयास किया है और आप देखिए ये युवा भी निकल रहे हैं और जो लोग हैं वो लगातार बाहर निकलते हुए, और आप देखिए यहाँ से जो लोग हैं इनको जल्दी से जल्दी निकलने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ज्ञानवापी केस की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में पूरी हो पाएगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष पहले ही निचली अदालत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुका है। वहीं ज्ञानवापी को लेकर सूबे की राजनीति का पारा भी मई की तरह बढ़ता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश पांडे का, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 25 साल से ज्यादा अनुभव है सिविल जज को, उनके पास ही ये पूरा मामला रहना चाहिए। यानी गेंद पूरी तरीके से सिविल कोर्ट वाराणसी के पाले में है। नीतीश। स्नेहा, यहाँ के जिला जज इस पूरे मामले को अब देखेंगे। 8 हफ्ते तक इसकी सुनवाई पूरी करके और इस मामले को पूरी तरह से देखना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया, तब के बाद से ये साफ तौर पे कहा गया कि जो आदेश है यानी वजू खाना यथास्थिति रहेगा, यानी वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन हिंदू पक्ष ने जो अर्जी दी थी उस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है और इसे लेकर अब सुनवाई होगी। आज का दिन का मैं अपडेट आपको बता दूं कि आज दोनों पक्ष, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी पक्ष हो, अपने अपने कागजी घोड़ों को पूरी तरह से तैयार करने में जुटेंगे। इसके साथ ही जो मीटिंग है, जो वादी पक्ष ने सारे वादियों और अधिवक्ताओं की एक मीटिंग बुलाई है, एक मीटिंग होगी और इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष में भी आपसी मंथन का दौर चलेगा। तो आज के दिन के ये 2 बड़े अपडेट हैं कि दोनों पक्षों के लोग आपस में मीटिंग करके, बातचीत करके जो कागजी प्रक्रिया है उसको कैसे किया जाए, ताकि जो सुनवाई में जो अगला भार है वो सामने वाले पक्ष पर पड़े। तो इस तरह की चीज़ें आज होने वाली हैं। आज कोर्ट में भले ही उतनी गहमा गहमी ना हो, लेकिन कोर्ट के बाहर जहां पर ये बैठक का दौर चलेगा वहां पर गहमा गहमी की स्थिति रहेगी। तो स्नेहलता, आज का दिन भी अहम है और इस पूरी सुनवाई में जिस तरह से बात मैं आपको बताऊं कि कल जब यहाँ पर जुमे की नमाज थी तो कल भी ज़्यादा भीड़ देखी गई, लेकिन कल की भीड़ में एक खास बात ये थी कि कल की भीड़ उत्तेजित नहीं थी। जब सर्वे का जो पहला दिन था उस दिन जब मैं इस पूरे मामले को कवर कर रहा था तो भीड़ आई और भीड़ ज़्यादा संख्या में आई, लेकिन ये भीड़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी। अब जो मुस्लिम बंधु हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, मामले और मसले का हल आपसी सौहार्द और भाईचारे से निकलना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि वाराणसी जिला जज इस मामले की जो 8 हफ्ते में सुनवाई करते हैं उसमें कौन कौन से तथ्य निकलकर सामने आते हैं। स्नेहलता। बिल्कुल नीतीश, और ये देखना होगा कि अब कानूनी दांव पेच से लड़ने के लिए किस तरीके की तैयारी रहती है दोनों पक्ष की, और दोनों ही अप्रोच कर सकते हैं सिविल जज को। यहां से अपडेट आएंगी, रुक करेंगे आपका जब भी अपडेट आती है। फिलहाल शुक्रिया नीतीश जो जानकारी आपने दी। तो देखिए ये एक अहम अपडेट रहा है जहां आज का पूरा दिन कोर्ट के बाहर हलचल रही। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में नए विधायकों की ट्रेनिंग आज भी चलेगी, आज भी जारी रहेगी। आज प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन सभी मंत्रियों और सदस्यों को विधानसभा के भीतर मंडप में ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोपहर 2 बजे से सभी मंत्रियों सदस्यों को ई विधान सिस्टम को लेकर के ट्रेनिंग देनी शुरू होगी, जो विधानसभा के मंडप में ही होगी। सभी को बताया जाएगा कि टैबलेट को कैसे ऑपरेट करना है। इसके अलावा आज सुबह 11:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह का समापन करेंगी।
समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, विधायकों को संबोधित करेंगे, ये बड़ी खबर रहेगी। तो देखिए, विधायकों की ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है और आज समापन समारोह होगा। राज्यपाल की मौजूदगी रहेगी, खुद सीएम आएंगे, विधायकों को संबोधित करेंगे। एक नया सिस्टम, उस नए सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग किस तरीके से दी जा रही है, आज दूसरा दिन है उसका। लखनऊ से खबर है, जहां सपा विधानमंडल दल की बैठक के समय में बदलाव की जानकारी मिल रही है। आज के बदले अब कल होगी सपा विधानमंडल दल की बैठक, बड़ी खबर। कल दोपहर 12 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है। प्रबोधन कार्यक्रम चल रहा है, इसी के चलते इस बैठक के समय में बदलाव किया गया है। आज सभी विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम है, जिसका समापन होगा। आज विधायकों को ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका दूसरा दिन है। आज शाम तक ये ट्रेनिंग चलने वाली है और ऐसे में ये विधानमंडल दल की जो बैठक है सपा की, वो कल शिफ्ट हो गई है। 23 मई से शुरू होने वाला है विधानसभा का सत्र। इससे पहले सरकार को घेरने के लिए, मुद्दों को उठाने के लिए रणनीति बनाने का दिन रहेगा। कल की इस बैठक में वो तमाम मुद्दे तय होंगे। इससे पहले सपा विधानमंडल दल की बैठक 26 मार्च को हुई थी। देखिए, इसी बीच खबर मिल रही है, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की तलाश तेज कर दी गई है। बार बार मोबाइल नंबर बदल रहे हैं याकूब कुरैशी एंड फैमिली, ये जानकारी आ रही है। व्हाट्सएप की डिटेल आने से पहले ही नंबर बदल जाते हैं। 1.5 महीना बीत चुका है, बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली है। याकूब एंड फैमिली में से किसी को ढूंढ नहीं पाई है पुलिस। याकूब की पत्नी, बेटे इमरान और फिरोज को भी पुलिस तलाश रही है। पूरा मामला अवैध मीट प्लांट से जुड़ा है। इसी मामले में फरार चल रहे हैं याकूब कुरैशी, पत्नी और दोनों बेटे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने और तेजी लाई है। लेकिन यहाँ पर डाल पात वाली सिचुएशन हो गई है। जैसे ही एक नंबर पर तलाश की जाती है, वो नंबर ही बदल जाता है। इसके अलावा व्हाट्सएप के साथ ट्रेस करना मुश्किल होता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नाम की चीज होती है, जिसमें प्राइवेसी का क्लॉज है। इसे जैसे ही डिकोड करती है पुलिस, नंबर चेंज हो जाता है। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी सनुज से लेते हैं और क्या चल रहा है, पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ रही है, सनुज बताएंगे। जी सनुज। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनका परिवार है, अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और अब तक ये याकूब और फैमिली अब तक 5 अपने मोबाइल नंबर बदल चुके हैं। जैसे ही पुलिस किसी भी उसके नंबर को ट्रेस करती है और व्हाट्सएप कॉल की डिटेल निकालने की कोशिश करती है और इतनी डिटेल आती है, पता लगता है कि वो नंबर बंद होने के बाद जो दूसरा नंबर है वो चालू हो जाता है। दूसरे नंबर तक पहुंचती है तो तुरंत तीसरा नंबर चालू हो जाता है। याकूब कुरैशी की लोकेशन कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, कभी जयपुर और उसके बेटे की एक लोकेशन मुंबई में मिलने की बात सामने निकल कर आ रही है। पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है और अवैध रूप से मीट प्लांट चलाने के मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनकी बेटी जो उनकी पत्नी है सनुज, लेकिन बड़ा अजीब है, हाईटेक पुलिस है और कहते हैं कि किसी को भी एनकाउंटर वाली पुलिस है। इतनी सारी चीजें चल रही है, बावजूद इसके 1.5 महीने का वक्त काफी होता है। पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं ये। नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने सही बात कही है कि पुलिस बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। लेकिन आप जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी को आज कुछ लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं। लगातार ये भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं याकूब और उनकी फैमिली को इस बात का डर या अंदेशा रहता था कि यूपी में कहीं अगर रहते या कहीं छिपते तो शायद आसानी से पकड़े जा सकते थे। इसीलिए याकूब कुरैशी और उनके परिवार की जो लोकेशन है कभी दिल्ली और राजस्थान मिल रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्दी इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं अब ये दावा कब जमीन पर उतरता है और किस तरीके से आगे की कार्रवाई बढ़ती है। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है, मेरठ में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई होगी। मेरठ में 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनीज हैं, जिन्हें जमींदोज किया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण ये अभियान चलाएगा। चारों जोन में एमडीए का ये अभियान चलेगा। मेरठ में 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों की पहचान की गई है, इन्हें चिन्हित किया गया है। अब बहुत जल्द इस पर पीला पंजा चला करके इसे जमींदोज भी कर दिया जाएगा। तो देखिए, मेरठ से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की खबर आ रही है। ऐसे में चारों जोन में अभियान चला करके 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों की पहचान कर ली गई है। अब इन्हें नोटिस के बाद जमींदोज करने के लिए बुलडोजर चलेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण का लगातार आपको बताएं, मेरठ से ऐसी खबर और तस्वीरें आ रही हैं जहां अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जा रहा है। जैसे ही चिन्हित किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है। और अब ये खबर मिली है कि 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनीज जमींदोज होंगी। चलिए, हमारे सहयोगी सनुज से डिटेल लेंगे। जी सनुज, बताइए, लगातार मेरठ प्रशासन का बुलडोजर गरजे ही जा रहा है। सनुज।
हाँ देखिए, बिल्कुल अवैध निर्माणों के खिलाफ चाहे मेरठ पुलिस प्रशासन की बात हो, चाहे मेरठ विकास प्राधिकरण की बात हो, लगातार एक से बड़े एक एक्शन देखने को मिल रही हैं। और आज मेरठ विकास प्राधिकरण का आज भी मेरठ में एक बड़ा अभियान है। करीब 25 से ज्यादा जो निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियां हैं, आज उन पर बाबा का जो महाबली है वो गरजेगा। कई जो अवैध कॉलोनियां हैं उनकी बाउंड्री वॉल, उनके साइट ऑफिस, जो बिजली के खंभे अवैध रूप से निकाले गए थे, कुछ जो वहां पर भवन बना दिए गए थे, उन सबको आज जमींदोज कर दिया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी मृदुल चौधरी की बात हो या मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव चंद्रकांत तिवारी की बात हो, लगातार अवैध निर्माणों को लेकर दोनों ही अधिकारी बेहद सख्त हैं। अभी उन्होंने एक सर्वे भी कराया जिसमें 100 से ज्यादा अवैध निर्माण निकलकर सामने आए हैं। एक एक करके सबका हिसाब बुलडोजर करेगा। और आज मेरठ में करीब 25 अवैध कॉलोनियां बताई जा रही हैं, उन पर ये बाबा का जो महाबली है वो गरजेगा, चाहे जोन एक ही बात हो, चाहे अच्छा सनुज, लेकिन क्या इतने सक्रिय दिखाई दे रहे हैं मेरठ प्राधिकरण के ये दोनों ऑफिसर्स जिनका आप नाम ले रहे हैं? क्या इन्होंने कोई ऐसी भी रणनीति बनाई है कि अवैध निर्माण जहां होने की शुरुआत हो रही हो, जहां गुंजाइश हो, वहां पर प्रिकॉशनरी कोई कदम उठाया गया हो? क्योंकि जिस तरीके से मेरठ से ये तस्वीरें आ रही हैं बड़ी आम हो गई हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी इन दोनों अधिकारियों ने सारे ही जितने भी जोनल हैं, नोडल अधिकारी हैं, चाहे जेई हैं, चाहे मैट हैं, सबको निर्देश देकर और सीधा कह दिया है कि यदि कहीं भी अवैध निर्माण होता हुआ मिला तो अधिकारियों की इस बार कार्रवाई निश्चित होगी, जिम्मेदारी उनकी तय होगी। और उसी का नतीजा है कि कुछ जगह जो ये अवैध कॉलोनियां जल्दीबाजी में या कैसे भी करके नियमों को ताक पर रखकर काट दी गई, अब तुरंत उन पर एक्शन हो रहा है। इस बात का इंतजार नहीं किया जा रहा है कि पूरी अवैध कॉलोनी बच जाए और उसके बाद मेरठ विकास प्राधिकरण करे। कहीं से बिल्कुल सनुज, क्योंकि बुलडोजर का चलना ये जड़ से समस्या का निदान नहीं है, ये ऊपर से दिखने वाली कार्रवाई है जो कि जरूरी है, लेकिन इसके पीछे कौन कौन मौजूद रहता है तय वक्त पर, उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए।